नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग हिस्ट्री बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे और हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हिस्ट्री में होता है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्राय हर पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आप सभी उन सभी के बारे में जानते भी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत खोजने के बाद मिलता है और पेपर में प्राय ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं और आप उसमें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि हर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और वो टॉपिक है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। वैसे तो बहुत कॉमन टॉपिक है ये, लेकिन इसमें बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ता है जो आपके एग्जामिनेशन के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। जैसे कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जब 1857 के विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड में महारानी कौन थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि विक्टोरिया was the British Queen during the revolt of 1857। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बाइलिंगुअल होगा, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों को कोई दिक्कत ना है। बाइलिंगुअल पढ़ाई होने से इंग्लिश वालों को भी हेल्प मिल जाती है और हिंदी वालों को भी हो जाती है, और दोनों ही बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से इसको पढ़ पाएंगे और याद भी रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। विक्टोरिया का शासनकाल भी हम लोगों को याद रखना है 1837 से लेकर 1901 तक। वैसे तो विक्टोरिया का रिकॉर्ड था सबसे लंबे टाइम तक शासन करने का रिकॉर्ड, लेकिन इस रिकॉर्ड को अभी जो प्रेजेंट में ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ सेकंड, उन्होंने तोड़ दिया है। 2015 में ही विक्टोरिया का रिकॉर्ड, शासन करने का रिकॉर्ड एलिजाबेथ सेकंड ने तोड़ दिया, और अब सबसे लंबे टाइम तक शासन करने का रिकॉर्ड अभी जो प्रेजेंट में ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया के बाद अब प्रेजेंट की जो महारानी है एलिजाबेथ सेकंड, उसका नाम आ गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन में सबसे लंबे टाइम तक शासन करने का रिकॉर्ड अब किसके नाम से है, तो आप लोगों को याद रखना है कि वर्तमान में प्रेजेंट में जो ब्रिटेन की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, और विक्टोरिया का अब सेकंड पोजीशन हो चुका है। विक्टोरिया के बारे में हम लोग ये भी याद रखेंगे कि शी वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश क्वीन टू कम टू इंडिया। विक्टोरिया ब्रिटेन की ऐसी पहली महारानी थी जो भारत पहली बार आई। मैंने इंग्लैंड की महारानी सबसे पहली बार अगर इंडिया में आई तो वो क्वीन विक्टोरिया थी। शी केम टू इंडिया इन 1877 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वाइसराय लॉर्ड लिट्टन। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया 1877 में भारत के वाइसराय लॉर्ड लिट्टन के समय में भारत आई थी। वाइसराय लॉर्ड लिट्टन का शासनकाल भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। लिट्टन का शासनकाल 1876 से लेकर 1880 तक था, और लिट्टन के टाइम में ही विक्टोरिया इंडिया आई। विक्टोरिया जब यहां पर आई तो
वायसराय लॉर्ड लिटन ने इन्हें काफी सम्मान दिया और विक्टोरिया को दो रिगार्ड मिला। एक तो इन्हें कहा गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की साम्राज्ञी। इसे भारत की साम्राज्ञी का सम्मान दिया गया। और एक सम्मान इन्हें और मिला, कैसरे हिंद का सम्मान भी विक्टोरिया को दिया गया था। और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि कैसरे हिंद का सम्मान महात्मा गांधी को भी मिला। तो विक्टोरिया को सबसे पहले मिला, उसके बाद महात्मा गांधी को दिया गया। तो इस प्रकार विक्टोरिया के बाद हम लोग जो रिवोल्ट के टाइम में याद रखेंगे, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी याद रखेंगे। उसमें ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पामस्टन था। पामस्टन was the British Prime Minister during the revolt of 1857. Palmerston was the Prime Minister of Britain during the revolt of 1857. पामस्टन 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसे भी हम लोग याद रखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछे भी गए। हर बार ये पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे आप। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में आकर ग्लैडस्टोन लिखते हैं, जबकि ग्लैडस्टोन बाद में बना है, पामस्टन उसके पहले था। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप। और इसके बाद हम लोग इसमें याद रखेंगे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं, चाहे वो क्लर्क लेवल का क्वेश्चन हो या फिर सिविल सर्विस आईएएस लेवल का क्वेश्चन क्या ना हो। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप कि लॉर्ड कैनिंग was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और इसका हम लोग टाइम पीरियड भी याद रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग का जो शासन था वह 1856 से शुरू होकर 1862 तक था। हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में उसके शासनकाल को भी याद रखेंगे तो काफी हेल्प मिलेगा कि उस घटना, जब वो घटना हुई थी तो उसमें इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, इसे ध्यान में रखेंगे आप। और इससे आपको याद करने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें मुगल बादशाह इंडिया में कौन था। तो हम लोग याद रखेंगे कि बहादुर शाह सेकंड, और इन्हीं को जफर भी कहा गया। तो बहादुर शाह जफर was the मुगल एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। बहादुर शाह जफर, इसी को बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, लेकिन रियल में इनका नाम बहादुर शाह सेकंड था और ये मुगल बादशाह थे। उसमें इनका शासनकाल भी हम लोगों को याद रखना है। ही रूल्ड ओवर फ्रॉम 1837 टू 1857। बहादुर शाह जफर का शासन 1837 से लेकर 1857 तक था और अंतिम मुगल बादशाह भी यही था। इसके बाद
मुगल बादशाहों का खानदान को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। तो जिसमें रिवोल्ट हुआ था उसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, और इन्हीं को बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना गया। जैसे कि आपको मालूम है कि बहादुर शाह पहले भी मुगल काल में नाम रह चुका था। बहादुर शाह फर्स्ट औरंगजेब का बेटा था, जो औरंगजेब के डेथ होने के बाद मुगल बादशाह बने थे, और फिर वही नाम दोबारा बहादुर शाह रिपीट किया गया। तो इसलिए बहादुर शाह सेकंड इन्हें कर दिया गया। लेकिन चूंकि ये जफर के नाम से शेर व शायरी करते थे, बहुत बड़े शायर थे, और इसीलिए इन्होंने अपना उपनाम सरनेम रखा जफर। तो इतिहास में ये बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध है, जैसे कि हम लोग याद रखेंगे इसे। तो ये चार नाम हम लोग याद रखेंगे कि रिवोल्ट के टाइम में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, रिवोल्ट के टाइम में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पामस्टन, रिवोल्ट के टाइम में इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और रिवोल्ट के टाइम में इंडिया का मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड या जफर। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि जब ये रिवोल्ट होना था तो इसका डिसीजन, इसे शुरू करने का डिसीजन जो लिया गया था, ऑफिशियल डेट जो उसकी डिसाइड हुई थी, वो डेट थी 31 मई 1857। और ये जो डिसीजन लिया गया, यह डिसीजन लिया गया था नाना साहेब एंड मौलवी अजीमुल्लाह। इसका निर्णय, इस विद्रोह को शुरू करने की जो डेट डिसाइड हुई थी, वो डेट थी 31 मई 1857, और डिसीजन लेने वाले थे नाना साहेब और मौलवी अजीमुल्लाह। लेकिन ये रिवोल्ट समय से पहले ही शुरू हो गया। ये रिवोल्ट शुरू हुआ था 10 मई 1857 फ्रॉम मेरठ। और इस विद्रोह को शुरू करने में टोटल जो सोल्जर्स थे एक साथ, वो टोटल सोल्जर्स की संख्या थी 90 सोल्जर्स। इस 90 सिपाहियों ने मिलकर सबसे पहले इस रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ से की, और ये डेट थी 10 मई 1857। अब ये कह सकते हैं रिवोल्ट जो अनसक्सेस हुआ, जो फेल हो गया, असफल हो गया, वो इसी कारण से हो गया क्योंकि डिसीजन शुरू करने का था 31 मई 1857। जो सारी योजनाएं बनाई गई थी कि पूरे इंडिया में एक ही साथ रिवोल्ट होगा हर जगह। अगर एक साथ रिवोल्ट होता तो शायद इंडिया 1947 में आजाद नहीं, बल्कि 1857 में इंडिया आजाद हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि ये रिवोल्ट समय से पहले शुरू हो गया, और ये टाइम था 10 मई 1857। और इसीलिए जो प्लानिंग की गई थी, वो सारी प्लानिंग बेकार हो गई, क्योंकि प्लानिंग किसके हिसाब से थी? 31 मई 1857 के हिसाब से थी। लेकिन रिवोल्ट समय से पहले शुरू हो गया, और इसीलिए ये रिवोल्ट अनसक्सेस हो गया। कोई भी काम अगर आप समय पर नहीं करते तो उसमें असफलता मिलती ही मिलती है, चाहे वो छोटा ही काम क्या ना हो। तो यहां पर भी वही बात हो गई कि शुरू होना था 31 मई को, लेकिन शुरू 10 मई को हो गया, और इसीलिए ये अनसक्सेस हो गया था। हम लोग याद रखेंगे कि इस रिवोल्ट को जो शुरू किया गया था, इसका एक सिंबल रखा गया था। सिंबल हर चीज का होता है जो कि उसको एक तरह से पहचान दिलाती है। जैसे आज हमारी देश की पहचान हमारा तिरंगा झंडा है। आज विदेश में कहीं भी खेल होता है तो कैसे पता चलता है कि वहां पर हमारे इंडियन बैठे हुए हैं, तो हमारे नेशनल फ्लैग को लहराता है, तिरंगा झंडा लहराता है। और आज हर देश की पहचान उसका झंडा हो चुका है। उसी प्रकार उस समय भी अंग्रेजों के खिलाफ कौन है, ये तब पता चलता था जब उसके पास एक सिंबल होता था बना हुआ, और वो सिंबल था लोटस एंड ब्रेड।
लोटस एंड ब्रेड, यानी कमल और रोटी, कमल और रोटी, ये विद्रोहियों की पहचान चिन्ह। जिस विद्रोही के पास कमल और रोटी बना हुआ चित्र होता था, यह समझा जाता था कि वो इस रिवोल्ट में शामिल है, और जिसके पास ये चिन्ह बना हुआ नहीं होता था तो यही माना जाता था कि उसे रिवोल्ट से कोई मतलब नहीं है, या फिर वो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहा है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि 1857 के विद्रोह की पहचान चिन्ह क्या थी, या फिर सिंबल क्या था। तो लोटस एंड ब्रेड आप पहचान चिन्ह याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें याद रखेंगे कि जब रिवोल्ट शुरू हुआ था तो सबसे पहला रिवोल्टर किसे माना गया, सबसे पहला विद्रोही किसे माना गया। तो हम लोग याद रखेंगे, हम लोग उनके नाम को भी जानते हैं। जो सबसे पहला नाम लिया जाता है मंगल पांडे का। तो आप नोट करेंगे कि मंगल पांडे was the first revolter of this revolt। मंगल पांडे इस विद्रोह का पहला विद्रोही था। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मंगल पांडे किस बटालियन का सिपाही था, इसकी कंपनी का नाम क्या था। ये कंपनी का भी नाम हम लोग को याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके आते रहते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि मंगल पांडे वॉज द सोल्जर ऑफ मंगल पांडे वॉज द सोल्जर ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर इन बंगाल। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब लोकल पैदल सैनिक को कहा जाता है। नेटिव इन्फेंट्री, ये जो लोकल पैदल सैनिक होते हैं उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं नेटिव इन्फेंट्री। तो इनके बटालियन का नाम 34th नेटिव इन्फेंट्री, और ये बटालियन था बैरकपुर बंगाल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है। जब एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं 34th है या 32 है या 30 है। तो इसे आपको बढ़िया से बोल बोल के याद करना है, जिससे कि आप कभी भूलें नहीं, गलती ना हो। हम लोग ये भी याद रखेंगे कि मंगल पांडे ने इस रिवोल्ट में सबसे पहले, आप कह सकते हैं कि मंगल पांडे ने इस रिवोल्ट को सबसे पहले शुरू किया, और उसने अपने ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था सार्जेंट मेजर ह्यूसन को मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोलियों से छलनी कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखेंगे आप। ये पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने गोली किसे मारी, तो ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम सार्जेंट मेजर ह्यूसन, डेट भी हमें याद रखनी है, 29 मार्च 1857 को इसे गोली मारी गई। इसके बाद मंगल पांडे को कुछ समय के बाद अरेस्ट कर लिया गया, और फिर उन्हें 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी मिलते ही रिवोल्ट बिल्कुल शांत हो गया, और इसीलिए इस रिवोल्ट की शुरुआत
वैसे तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कर दी, लेकिन मंगल पांडे को फांसी मिलते ही ये रिवोल्ट बिल्कुल शांत पड़ गया। लेकिन जब ये 10 मई 1857 को मेरठ से जब शुरू हुआ, तो इतिहासकारों ने इस रिवोल्ट की शुरुआत 10 मई 1857 को ही माना है। और ये बहुत ही कंफ्यूज करता है जब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन विच डेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड, और आपके पास ऑप्शन रहते हैं 31 मई, 10 मई और फिर 29 मार्च। स्टूडेंट कंफ्यूजन में आकर 29 मार्च कर देता है, जो कि गलत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बेशक रिवोल्ट की शुरुआत कर दी और सार्जेंट मेजर ह्यूसन को उन्होंने गोली से उड़ा दी, लेकिन फिर मंगल पांडे को अरेस्ट करके उसे फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, तो रिवोल्ट बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन जब 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट जब शुरू हुआ, तो ये पूरे 1 साल तक चलता रहा, और इसीलिए दुनिया के सभी इतिहासकारों ने इस रिवोल्ट की जो शुरुआत मानी है वो 10 मई 1857। तो इस प्रकार हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस करते रहेंगे। हम लोग अगले वीडियो में ये सुनेंगे कि इस रिवोल्ट के संबंध में अलग अलग जो स्टेटमेंट्स हिस्टोरियन के द्वारा दिए गए, इतिहासकारों के द्वारा दिए गए, वो कौन कौन से थे और कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, हम लोग अगले लेक्चर में सुनेंगे कि इस रिवोल्ट के आखिर होने के रीजन क्या थे, कारण क्या थे। वैसे तो हम लोग बहुत सारे कारण जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बस उतना ही जानना है, उससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये रिवोल्ट हुआ कहां कहां पर, और पूरे इंडिया का जो लीडर था वो किसे माना गया, फिर अलग अलग रीजनल सेंटर्स जो इसके थे उसके लीडर कौन थे, ये रिवोल्ट आखिर अनसक्सेस क्यों हो गया, हम लोग कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। फिर इस रिवोल्ट को सप्रेस किसने किसने किया, उस ब्रिटिश कमांडर का भी नाम याद रखेंगे। तो इसी प्रकार आपको बिल्कुल टू द पॉइंट सारी बातें हम बताते रहेंगे। बस जरूरत यही है कि आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं यूट्यूब में, हम उसी आधार पर आपको क्वेश्चंस का आंसर भी बताते रहेंगे। और फिर इसके बाद हम और भी बहुत सारी बातें आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो और हिस्ट्री आपको बिल्कुल ही आसान लगे। थैंक यू।